हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम BSTC 2024 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि वाला जो भाग है, जो पोर्शन है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। शिक्षण अभिक्षमता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शिक्षण अभिक्षमता BSTC में जोड़ा गया है। शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि, इससे आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है यदि आप इसको ध्यान से पढ़ रहे हो। एक बार पढ़ते ही आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाता है इस पोर्शन को पढ़ने के बाद में। शिक्षण अभिक्षमता एक बहुत ही शानदार विषय है। आप शिक्षक बन रहे हो, आप शिक्षक के लिए अभी तैयारी कर रहे हो, उसके बाद में शिक्षक बनोगे आप, क्योंकि ये इसी फील्ड में है। हम शिक्षक बनने के फील्ड में ही हैं। हमारा जो टारगेट है वो BSTC करने के बाद में जो है शिक्षक बनना ही है। तो अब शिक्षक बनने के लिए क्या क्या अभिक्षमता होनी चाहिए, शिक्षक के लिए क्या क्षमताएं होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, और शिक्षक जो है किस प्रकार से, शिक्षक की क्या रुचियां होती है, शिक्षक अभिरुचि। तो शिक्षक आप बन रहे हो तो आप जो है किस प्रकार आपके पास आपकी जो है नैतिक शिक्षा होगी, है ना। आपका किसके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा, नजरिया जो है आपका किस प्रकार का होगा, आप जो है समाज में किस प्रकार के निर्णय ले पाओगे, और जो है आपका स्टूडेंट के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, समाज के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा, और आपको समाज में किस प्रकार रहना है। ये सारी कुछ जो हमें जानकारियाँ मिलती है, जो सारी शिक्षाएं मिलती है, सब कुछ हमें जो सीखना है वो इसी टीचिंग एप्टीट्यूड से ही सीखना है। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड जोड़ने का यही तो उद्देश्य है कि आप जो है आपको BSTC करने से पहले ही जो है आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो हमें जो है इन सब बातों का पता होना चाहिए। यही है शिक्षक अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि। तो इस पोर्शन से, इन 50 प्रश्नों में से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास। इसको हम जो है ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन प्रत्येक प्रश्न पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। आप जो है एकदम ध्यान से मन लगाकर जो है इस क्लास को सुनिएगा, आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसी क्लास को जो है हम शुरू कर रहे हैं अभी, तो आप इसको जो है कंटिन्यू देखिएगा। ये क्लास किस प्रकार की रहेगी लास्ट में कमेंट करके भी बताना। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो भी आप बताना। एक बात और ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है ना, सारे प्रश्न 3-3 नंबर के हैं, और इनके जो ऑप्शन भी होते हैं ना, इनके ऑप्शन, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, और यहाँ पर किस प्रकार से आपको इसको आंसर देना है, ये आपको ये प्रश्न इसी हिसाब से सारे प्रश्न होंगे। ये पहला प्रश्न देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, हम इस प्रश्न को देखते हैं। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। यानी हमारा जो समाज है, ये हमारा समाज जो है नैतिक पतन की, इनका जो है नैतिक पतन हो रहा है, यानी नैतिकता कुछ बची नहीं है। यानी लोग जो है नैतिक क्या है, नैतिक नहीं रहे हैं, नैतिक अब रहे ही नहीं है। यानी नैतिक जो शिक्षा होती है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये सारी जो नैतिक शिक्षाएं होती है, इसका क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। लोग जो है अब इन सब बातों को मतलब भूलते जा रहे हैं। तो इस नैतिक पतन को रोकने के लिए हमें जो है, हमारे पास सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या होना चाहिए, इस नैतिक पतन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि हमारे समाज में जो है ये नैतिक पतन नहीं हो। सब सच बोले, सब जो है चोरी कोई नहीं करे, अहिंसा नहीं करे, सबके प्रति मानव जो है वो क्या करे, सब अच्छे आचरण करे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, शिक्षक द्वारा सदाचरण, कठोर दंड, नैतिक शिक्षा या उक्त कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यानी जिसका एकदम परफेक्ट आंसर है, यदि वो आंसर आप चुनते हो तो इसमें आपको पूरा का पूरा 3 नंबर मिलेगा। यदि आप सेकंड ऑप्शन को चुनते हो किसी दूसरे को, तो वहां पर आपको 2 नंबर मिलेगा। यदि आप तीसरे किसी ऑप्शन को चुनते हो तो वहां पर आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आपने एकदम पूरा गलत ऑप्शन चुन लिया तो वहां पर आपको 0 नंबर मिलेगा। यानी प्रत्येक ऑप्शन, यदि आपने किसी भी ऑप्शन को, इन चारों में से किसी ऑप्शन को चुन लिया ना, तो आपको कोई ना कोई नंबर मिलेगा। या तो आपको 1 नंबर मिलेगा, या आपको 2 नंबर मिलेगा, या आपको 3 नंबर मिलेगा, या आपको 0 नंबर मिलेगा। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, यदि हम कौन सा इसका एकदम सटीक आंसर देंगे, यानी नैतिक पतन हो रहा है हमारे समाज में, यदि हम इस नैतिक पतन को रोकने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहला विकल्प ही अच्छा विकल्प कौन सा होगा कि हम नैतिक शिक्षा देंगे।
नैतिक शिक्षा यानी यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नैतिक शिक्षा हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन, हमारा सर्वश्रेष्ठ विकल्प, सर्वश्रेष्ठ यदि नैतिक पतन को रोकने का जो हमारे सामने उपाय है वो है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा यदि हम समाज में देंगे, हमारे जो भावी पीढ़ी है, हम जिन बच्चों को पढ़ाएंगे आगे, उनको यदि हम अच्छी शिक्षा देंगे, नैतिक शिक्षा देंगे, तो वही नैतिक शिक्षा जो है उन बच्चों पर प्रभाव डालेगी और हमारे समाज में जो है ये नैतिक पतन नहीं होगा, बच्चे जो है अच्छी प्रगति करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सर्वश्रेष्ठ बेस्ट विकल्प जो है वो है नैतिक शिक्षा, यानी सबसे परफेक्ट जो आंसर है वो इसका क्या होगा, नैतिक शिक्षा। यदि आप इस ऑप्शन को चुनते हो तो आपको पूरे में से पूरे यानी कि 3 में से 3 जो नंबर है वो मिलने वाले हैं। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन यहां से देखिए, इसके बाद में है शिक्षक द्वारा सदाचरण। यदि आप इसको चुनते हो, यानी भाई शिक्षक भी क्या करता है, आचरण जो है सदाचरण यानी अच्छे आचरण जो है, शिक्षक अच्छा आचरण करता है। शिक्षक अच्छा आचरण करेगा तो उनको देखने वाले बच्चे भी, या उनको शिक्षक जिस समाज में रहता है तो वहां समाज के लोग यदि शिक्षक का अच्छा आचरण देख रहे हैं तो वह भी प्रभाव डालेगा। लेकिन नैतिक शिक्षा जितना प्रभाव डालेगी उतना शिक्षक का वो अच्छा आचरण, सद धन आचरण, अच्छा आचरण प्रभाव नहीं डालेगा। तो सब वो भी प्रभाव डालेगा, हालांकि ये भी जो है गलत नहीं है, शिक्षक द्वारा सदाचरण भी गलत नहीं है। आप यहाँ एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए, इसको सोचिए एकदम पूरा। इस क्लास में एक प्रश्न पर इतना टाइम लगाने का मकसद यही है। आप सीधे ही एक आंसर देखते हो कि नैतिक शिक्षा, ठीक है इसका नैतिक शिक्षा राइट आंसर है, इससे काम नहीं चलने वाला। शिक्षक द्वारा सदाचरण ये भी राइट आंसर है, लेकिन इसको हम रखेंगे 2 नंबर पर। शिक्षक द्वारा सदाचरण, यदि शिक्षक भी समाज में या छात्रों के बीच में अच्छा आचरण कर रहा है तो इससे भी नैतिक पतन नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि आप पहला आंसर चुनते हो शिक्षक द्वारा सदाचरण, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। इसके बाद में है कठोर दंड। यदि समाज में कोई व्यक्ति नैतिक आचरण जो है अच्छा नहीं कर रहा है, यदि चोरी कर रहा है तो उसको कठोर दंड मिलना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था भी जरूरी है। यदि नैतिक पतन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम उसको कठोर दंड देंगे। यदि ये ऑप्शन भी चुनते हो तो आपको 3 नंबर मिलेगा, मतलब एक नंबर मिलेगा। 3 नंबर तो किसका मिलेगा, नैतिक शिक्षा का। तो यदि आपने कठोर दंड चुना है तो इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आपने चौथा ऑप्शन चुना उक्त में से कोई नहीं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो इसी प्रकार सारे जो प्रश्न हैं वो इसी प्रकार के रहेंगे। आपको लगा होगा कि इस पहले प्रश्न में हमने ज्यादा समय लिया, यही समझाने के लिए लिया था कि इस प्रकार यदि आप कोई भी ऑप्शन चुनते हो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, कोई ना कोई आपका प्रश्न जो है सटीक बैठ ही जाएगा। यदि आपका 3 नंबर नहीं आएगा तो 2 नंबर जरूर आएगा, 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर जरूर आएगा, लेकिन आप गलत आंसर कदापि नहीं करोगे। इस पूरी क्लास को सुनने के बाद में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आपने ध्यान से इस क्लास को सुन लिया तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो कौन सा हो गया, नैतिक शिक्षा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। और टोटल जो 50 प्रश्न है वो इसी मॉडल पर आधारित है, यानी कि आपके 50 प्रश्न, यानी मैंने किसी एक टॉपिक से पूरा जो है 50 प्रश्न नहीं लिए हैं, आपके जितने भी पूरे टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों में से जो है सारे टॉपिकों के प्रश्न लिए हैं, ताकि आप किसी अन्य क्लास को नहीं देखे हुए सिर्फ इस क्लास पर भी डिपेंड रहोगे तो भी आपके जो है लगभग 90% जो क्वेश्चन है शिक्षण अभिक्षमता के वो आप राइट करोगे सिर्फ इसी क्लास के बेस्ट पर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए इसके बाद में अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे। यानी कि कोई भी स्कूल है या फिर कॉलेज है, वहां पर छात्र संघ के चुनाव होते हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, आप देखते होंगे। और आपको यहाँ पर जो है किसके रूप में भूमिका निभानी है, यदि आप प्राचार्य हैं, यानी आपकी यहाँ पर भूमिका क्या होगी, आप उस स्कूल या कॉलेज के प्राचार्य हैं और छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर छात्र, जितने भी छात्र हैं उस स्कूल या कॉलेज के, वो दबाव बना रहे हैं कि इस स्कूल या कॉलेज में चुनाव होने जरूरी हैं, छात्र संघ के चुनाव कराने ही हैं। यदि ऐसा शिक्षकों पर दबाव है तो आप जो है प्राचार्य हैं, आपको भूलना नहीं है, आप प्राचार्य हैं, तब आपका डिसीजन क्या होगा, आप जो है क्या करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चुनाव नहीं होने देंगे, दूसरा ऑप्शन है उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे, या फिर तटस्थ रहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, राइट आंसर जो इसका है 3 नंबर वाला, जिसका आपको 3 नंबर मिलेगा, वो इसका जो आंसर है वो है उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे। यदि आपने ये चुन लिया दूसरा,
ये दूसरा चुन लिया तो आपको जो है क्या नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा 3 नंबर मिलेगा। इस दूसरे ऑप्शन को चुनने पर आपको 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद में चुनाव नहीं होने देंगे या फिर तटस्थ रहेंगे तो 2 नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आप चुनाव नहीं होने देंगे? यदि छात्रों का दबाव है तो क्या आप चुनाव नहीं होने देंगे? तो बिल्कुल, छात्रों का दबाव है तो आप चुनाव नहीं होने देंगे। फिर तटस्थ रहेंगे, देखो यदि आप तटस्थ रहेंगे चुनते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। क्यों, जरा सोचिए, यदि आप सीधे ही तटस्थ रहे हो, छात्रों का दबाव है और शिक्षक जो है, प्राचार्य जो है वो तटस्थ रहेगा। तटस्थ का मतलब है एकदम उससे अलग हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि क्या छात्रों से टीचर डरते हैं, क्या प्राचार्य छात्रों से डरता है, तो फिर उस स्कूल या कॉलेज में किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी। तो तटस्थ आपको बिल्कुल नहीं रहना है। यहां पर या तो आप चुनाव नहीं होने देंगे, तो यहां पर चुनाव नहीं होने देंगे जो है ये रहेगा 2 नंबर पर, और तटस्थ रहना है तो ये 1 नंबर होगा और 0 नंबर मिलेगा यदि आपने किया इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर एकदम राइट आंसर जो है वो कौन सा है, उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे। भाई उन छात्रों की क्या समस्या है वो आप यहां पर जानोगे। इसके बाद में लेते हैं तीसरा प्रश्न। आपकी पुत्री का विवाह होने को है, वर पक्ष आपसे दहेज की मांग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? यानी इसमें आपको मानना है कि आपके क्या है, एक पुत्री है, आपकी एक पुत्री है और उस पुत्री का विवाह होने को है, यानी पुत्री विवाह के लायक हो चुकी है, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। और वर पक्ष जो है यानी आपके जो पाहुणा है वो आपसे दहेज की मांग करते हैं, या फिर आपके जो अपनी पुत्री के ससुराल वाले आपसे दहेज की मांग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, ऋण लेकर दहेज की मांग पूरी करेंगे, दहेज की मांग नहीं करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, या अन्य लड़के से उसकी शादी करने पर विचार करेंगे। ये जो शिक्षण अभिक्षमता वाला जो पार्ट आपके यहां पर दिया गया है ये सिर्फ बीएसटीसी परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये हमारे भावी जीवन के लिए उपयोगी भी है। ये इसी प्रश्न से आप जो है देख सकते हो ये हमारे लिए भावी जीवन के लिए कितना उपयोगी है। तो यहां पर आपको क्या करना है, हमारे समाज में जो दहेज प्रथा है वो एकदम पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हमें पता है कि ये जो दहेज प्रथा है ये पूरी तरह से खराब चीज है। दहेज प्रथा को खत्म करना जरूरी है। दहेज प्रथा एक कुप्रथा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसका जो राइट आंसर होगा वो हम क्या देंगे कि अन्य लड़के से उसकी शादी करने पर विचार करेंगे। यानी जो पक्ष दहेज मांग रहा है, यानी दहेज की मांग करता है तो उसके साथ हम कदापि विवाह नहीं करेंगे। सबसे सटीक जो इसका आंसर होगा 3 नंबर वाला जो आंसर होगा हमारा, कि जिससे हमें 3 नंबर मिल सके, वो इसका चौथा ऑप्शन होगा। चौथा ऑप्शन होगा यानी कि अन्य लड़के से उसकी शादी करने पर विचार करेंगे। यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन होगा। इसके बाद में देखिए 2 नंबर वाला जो ऑप्शन है यानी कि जिससे हमें 2 नंबर मिल सकते हैं वो कौन सा ऑप्शन है, जरा सोचिए। ऋण लेकर दहेज की मांग पूरी करेंगे या फिर दहेज की मांग नहीं करने पर उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप तीसरे ऑप्शन पर जाएंगे। फिर यदि आपको 2 नंबर चाहिए तो इस ऑप्शन पर जाएंगे। यदि आपको 2 नंबर चाहिए कि भाई दहेज नहीं लेना है, दहेज एक कुप्रथा है, आपको उन्हें समझाना है कि दहेज आप जो है दहेज मत लीजिए, उनको समझाने का प्रयास कीजिए, ये एक कुप्रथा है, समाज पर जो है इसका एक गलत इफेक्ट पड़ेगा। इस प्रकार 2 नंबर मिल रहा है। 2 नंबर यदि आपको चाहिए तो कौन सा करना है, तीसरा ऑप्शन। आपको 2 नंबर क्यों चाहिए, आपको तो 3 नंबर पूरे चाहिए, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट है। इसके बाद में यदि आप ये करते हो कि ऋण लेकर दहेज की मांग पूरी करेंगे तो ये यहां से आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आप उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। आपको गिड़गिड़ाना नहीं है। आप एक समाज के सच्चे नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, तो आपको उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। यहां पर आपको चौथा ऑप्शन करना है, यानी इसका सबसे राइट आंसर जो है वो कौन सा है, चौथा ऑप्शन राइट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, समाज में प्रतिष्ठा का आधार है। समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है। यह समाज में प्रतिष्ठा यानी कि किसी व्यक्ति की समाज में इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा क्या धन ही होती है? क्या ये अज्ञात है, असत्य है, पूर्ण सत्य है या आंशिक सत्य है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, समाज में प्रतिष्ठा का आधार सिर्फ धन ही नहीं होता है, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है समाज में। यदि समाज में किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है और वो समाज के किसी अन्य व्यक्ति के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अब पैसे का घमंड जो है उसमें है,
तो वहां पर कहां है उसकी प्रतिष्ठा? प्रतिष्ठा सिर्फ धन के बल पर नहीं होती है। समाज में सब लोग उसका सम्मान करें, इज्जत करें, सिर्फ पैसे के बल पर नहीं। समाज में वो अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये भी मायने रखता है। समाज में उसकी क्या इज्जत है, ये सिर्फ पैसे से नहीं कह सकते। तो यहां पर ये पूर्ण सत्य नहीं है, यहां पर ये पूर्ण सत्य नहीं है, लेकिन असत्य भी नहीं है, यानी पैसा भी कुछ है, एकदम असत्य भी नहीं है। तो यहां पर आप क्या करेंगे? आंशिक सत्य है, यानी सबसे जो सटीक आंसर है वो क्या होगा? आंशिक सत्य है। यानी 3 नंबर चाहिए तो आपको लिखना है आंशिक सत्य है, यानी धन ही सब कुछ नहीं है, आंशिक सत्य है। इसके बाद में देखिए, एकदम असत्य है क्या? एकदम असत्य भी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन होगा हमारे सामने पूर्ण सत्य है। यदि आप पूर्ण सत्य करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेगा। पूर्ण सत्य करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेगा, आंशिक सत्य करते हो तो आपको 3 नंबर मिलेगा। फिर अज्ञात है या असत्य है? एकदम असत्य भी नहीं है। अज्ञात का असत्य है या फिर अज्ञात है, तो यहां पर आपको 0 नंबर मिलेगा यदि आपने अज्ञात है किया तो, और असत्य किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, समाज में प्रतिष्ठा का आधार सिर्फ धन होता है क्या? नहीं होता है धन। तो यहां पर ये धन होता है या नहीं होता है? धन होता है क्या? ये आंशिक सत्य है, ये जो है क्या है? आंशिक सत्य है, पूरी तरह से सत्य नहीं है। तो यहां पर आपको 3 नंबर चाहिए। ऊपर वाले तीनों ये तो आप एकदम आसानी से कर ही लोगे। अज्ञात है, असत्य है, पूर्ण सत्य है, ये नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है? ये आंशिक सत्य है। आपको 3 नंबर पूरे चाहिए तो क्या करना है? आंशिक सत्य है, यानी पूरी तरह से जो है ये सत्य नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक का दायित्व है। शिक्षक का क्या दायित्व है? टीचर जो है, हम बनने जा रहे हैं टीचर, तो शिक्षक का क्या दायित्व है? केवल विद्यालय के प्रति, केवल स्वयं के प्रति, विद्यालय एवं समाज के प्रति, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्यालय के और समाज के, दोनों के प्रति। यहां पर 3 नंबर मिलेगा यदि आपने ये आंसर किया, विद्यालय और समाज के प्रति। उसके बाद में यदि 2 नंबर चाहिए तो किसके प्रति? केवल विद्यालय के प्रति या केवल स्वयं के प्रति? तो यहां पर केवल विद्यालय के प्रति, केवल स्वयं के प्रति, ये दोनों ही आ रहे हैं। तो यहां से आपको 2 या 1 नंबर मिलेंगे, विद्यालय के प्रति और स्वयं के प्रति। शिक्षक का दायित्व विद्यालय के प्रति होगा 2nd नंबर पर, और केवल स्वयं के प्रति है तो 3rd नंबर पर, क्योंकि स्वयं के प्रति वो क्या है? स्वयं के प्रति होगा तो यानी कि वो कम आदमी है, यानी एक के प्रति रख रहा है दायित्व। विद्यालय के प्रति रख रहा है यानी कि विद्यालय में कुछ लोग हैं, विद्यालय में बच्चे हैं, विद्यालय में अन्य टीचर हैं, तो उनके प्रति। तो यहां पर विद्यालय के प्रति होगा 2 नंबर, केवल स्वयं के प्रति है तो 1 नंबर, और विद्यालय और समाज के प्रति है तो यहां पर 3 नंबर। इनमें से कोई तो नहीं तो 0 नंबर। तो यहां पर आपका राइट जो आंसर है वो है विद्यालय एवं समाज के प्रति, विद्यालय एवं समाज के प्रति। अगला प्रश्न देखिए, 6ठा, शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है। यानी शिक्षक जो है वो समाज में परिवर्तन का एक मुख्य घटक है। शिक्षक ही जो है क्या कर सकता है? समाज में परिवर्तन कर सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है। ये एक परिवर्तन का मुख्य घटक है। ये कथन है सत्य, असत्य, पूर्ण सत्य, आंशिक सत्य, या कुछ नहीं कह सकते। तो ये यहाँ पर पूर्ण सत्य है। शिक्षक ही क्या है? समाज का आईना है, समाज का दर्पण है। ये समाज में परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि ये एक पूरी भावी पीढ़ी को संवारता है, उनको शिक्षा देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण सत्य, शिक्षक पूर्ण सत्य। इसके बाद में आंशिक सत्य करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, असत्य करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व विद्यालय पर आ गया है। छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व विद्यालय पर आ गया है, क्योंकि देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए। यानी देखो पहले क्या होता था सॉरी, छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व है, यानी बच्चों में सामाजिकता का जो विकास हो रहा है, बच्चों में सामाजिकता का विकास हो रहा है। पहले सामाजिकता यानी छोटी छोटी जो बातें हैं समाज में सीखने को मिलती थी, वो परिवार में ही सीखने को मिल जाती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है, परिवार से ये सारी शिक्षाएं नहीं मिल रही है। अब वो बच्चा जो है सामाजिकता के विकास के लिए, छोटी छोटी नैतिक बातों के लिए भी विद्यालय पर निर्भर हो गया है। तो इसका क्या कारण है कि सामाजिकता का उसका विकास जो है, वो सारा दायित्व जो है वो विद्यालय पर आ गया है। सामाजिकता का जो सारा विकास है वो विद्यालय में हो रहा है, घर में परिवार में क्यों नहीं हो रहा है? इसका क्या कारण है? छात्रों में सामाजिक विकास की प्रवृत्ति बदल गई है, परिवार बहुत छोटे और एकाकी हो गए हैं, व्यक्तियों में एकाकी रहने की प्रवृत्ति बढ़ी है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि परिवार बहुत छोटे और एकाकी हो गए हैं। पहले हमारे क्या होता था, संयुक्त परिवार थे, बहुत ही बड़े बड़े परिवार थे, और जो है छोटे बच्चों को जो है वहां पर पूरी सारी जो है सामाजिकता
के जो छोटे छोटे लक्षण हैं, छोटे छोटे विचार हैं, समाज किस प्रकार समाज में रहना है, वो सारा जो ज्ञान है वो कहां पर मिल जाता था? परिवार में मिल जाता था। लेकिन आजकल स्थिति क्या है? आजकल स्थिति है कि परिवार बहुत ही ज्यादा छोटे हो गए हैं, एकाकी हो गए हैं। हम दो, हमारे दो जैसा कॉन्सेप्ट जो है हमारे समाज में आ गया है। इसी कारण से उस बच्चे का जो विकास है, यानी बच्चा क्या, अब छोटा सा 3 साल का हो गया बच्चा, चलो स्कूल भेज दो, तो वो क्या सीखेगा घर पर? तो विद्यालय में जो है उसका सामाजिकता के विकास का सारा दायित्व विद्यालय पर आ गया है। तो ये यहाँ पर ये सटीक आंसर है कि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं और एकाकी हो गए हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर मिलेगा इसका, यदि आपने ये आंसर किया कि परिवार बहुत छोटे और एकाकी हो गए हैं। इसके बाद में ये भी जो है 2 नंबर चाहिए, तो ये लिख सकते हो कि व्यक्तियों में एकाकी रहने की प्रवृत्ति बढ़ गई, यानी व्यक्ति खुद जो है वो अब फोन ले लिया, किसी रूम में बैठ गया, बस गाने देख रहा है, फिल्में देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, एकाकी हो गया है वो, उसकी प्रवृत्ति एकाकी हो गई है, अकेला रहना पसंद करने लग गया है मनुष्य। तो फिर सामाजिकता का विकास कहां से होगा? ये करोगे, तीसरा ऑप्शन करोगे तो 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद में छात्रों में सामाजिक विकास की प्रवृत्ति बदल गई है, ये करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, और इनमें से कोई नहीं करोगे तो 0 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से हमें जो है पूरा जो प्रश्न है उसको इसी प्रकार से विश्लेषण करना है, और फिर जो है आसानी, एक ही क्लास में आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आराम से इस क्लास को सुनिए। मुझे पहले पता नहीं है कि ये क्लास कितनी बड़ी होगी, 1 घंटे की होगी या उससे कम होगी या उससे ज्यादा होगी, ये मुझे अभी पता नहीं है। मैं क्लास को ले रहा हूँ, कितनी हो रही है वो बाद में देखेंगे। आपके घर में मेहमान आने पर आप क्या करेंगे? आपके घर में कोई अतिथि आ गए हैं तो आप क्या करेंगे? आप क्रोधित होंगे, आप अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे, आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे, आप उदासीनता दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? उनका उचित सत्कार करना है, आदर सत्कार करना है। लो जी पानी पियो, लोटो दो बियाने, चाय पियो सा, बैठो सा, आदर सत्कार करना, यथाशक्ति जितनी आपकी शक्ति है, जितना आप कर सकते हो उनका क्या करोगे? उचित सत्कार करोगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको 3 नंबर मिलेगा। यदि तीसरा ऑप्शन चुना तो आपको 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद में क्या होगा? आप अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे। क्या आप दिखावा करेंगे क्या? या फिर आप क्रोधित होंगे? तो मेहमान आने पर कौन क्रोधित होता है? कोई नहीं होता है। आप उदासीनता दिखाएंगे, आप एकदम उदासीन रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे क्या? तो यहाँ पर यदि क्रोधित होंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा, आपको क्रोधित नहीं होना है। और सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे या फिर आप उदासीनता दिखाएंगे, तो दिखावा सामर्थ्य से बढ़कर, जितना आपका सामर्थ्य नहीं है उससे भी बढ़कर आप क्या करेंगे? दिखावा करेंगे। तो यहाँ पर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप दिखावा करेंगे क्या, या आप एकदम न्यूट्रल रहेंगे? तो यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा। उदासीनता दिखाएंगे आप तो 2, और दिखावा करेंगे तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप सीधा ही प्रश्न पढ़ोगे तो आपका पहला जो आएगा आंसर वो क्या आएगा? आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे। आपको जो है कोई भी मेहमान आता है तो उसके साथ में अच्छा व्यवहार करना है, उसका आदर सत्कार करना है। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये आंसर जो है आपका राइट होगा, तीसरा। एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए। आप शिक्षक हो, आप अपनी क्लास में आप एक नेता के रूप में हो। अब आपको कह दिया है कि आप शिक्षक हो, लेकिन आप एक नेता के रूप में हो, तो आपका व्यवहार किस प्रकार का होगा? नकारात्मक, कठोरतापूर्ण, निरस्तापूर्ण या उत्साहपूर्ण? तो आपको वहां पर कैसा होना है? उत्साहपूर्ण होना है। आपको उत्साहपूर्ण रहना है। आपको किस प्रकार रहना है? उत्साह, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। तो यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद नकारात्मक तो होना ही नहीं है आपको जो है नेगेटिव होना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। नकारात्मक किया तो आपको क्या मिलेगा? 0 नंबर मिलेगा। फिर निरस्तापूर्ण भी आप रह सकते हो, एकदम कठोर नहीं रहना है, कठोर तो होना ही नहीं है। कठोर रह गए तो आपको 1 नंबर मिलेगा। सिर्फ कठोर रह गए, कठोर रहना ही नहीं है, आपको जो है सामान्य व्यवहार ही रखना है, यहाँ पर कठोरता नहीं दिखानी है। और निरस्तापूर्ण यानी जिसमें रस नहीं, निरस्तापूर्ण एकदम आप जो है निरस्तापूर्ण भाव रखोगे तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलेगा। निरस यानी रसहीन, निरस एकदम ज्यादा, मतलब इतना उतावलापनी नहीं, एकदम शांत तरीके से निरस्तापूर्ण। तो यहाँ पर निरस्तापूर्ण होगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड जो है, हमारा मस्तिष्क, वो हमारी समस्त शारीरिक और साथ ही साथ मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये क्या है भाई? बिल्कुल हाँ करता है, हाँ करता है। यहाँ पर 3 नंबर मिलेंगे यदि आपने कह दिया हाँ। यदि कह दिया कभी कभी तो 2 नंबर।
संभवतः 1 नंबर, कभी नहीं तो 0 नंबर। कभी नहीं का मतलब 0 नंबर। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। यदि आपका लक्ष्य सामूहिक लक्ष्य है, आप बहुत सारे हो, आप ग्रुप के नेता हो और आपका एक सामूहिक लक्ष्य है सभी लोगों का कि हमें जो है उस टारगेट को जो है अभी पूरा करना है, तो आपका सामूहिक लक्ष्य है, तो वहां पर सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। बिल्कुल हाँ। क्या है? हाँ। तो 3 नंबर मिलेगा हाँ। प्राय कर दिया तो 2 नंबर, प्राय होना चाहिए। प्राय सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व होना चाहिए। भैया आप सारे लोग हो, लगभग 50 लोग हो, 50 लोगों का एक लक्ष्य जो है, एक ही लक्ष्य है, तो यहाँ पर आपको गाइड करने वाला भी एक होना चाहिए। तो उन्हीं 50 में से आप एक को चुन सकते हो गाइड करने के लिए। तो एक नेतृत्व यानी एक नेता का होना जरूरी है। 50 लोगों का लक्ष्य एक ही है, तो 50 लोगों का एक नेता होना जरूरी है। कदापि नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। कह नहीं सकते तो आपको 0 नंबर मिलेगा। अब मैं इतना बता रहा हूं, आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन का ध्यान रखना है कि इसका सबसे राइट आंसर कौन सा है। तो आपको वही जो 3 नंबर वाला ऑप्शन है उसी का ध्यान रखना है। बाकी वाले तो है ही, वो तो आप अपनी सोच के हिसाब से बता सकते हो कि हाँ ये जो है 2 नंबर पर रहेगा, ये 1 नंबर पर रहेगा, ये 3 नंबर पर रहेगा, और ये तो हमें करना ही नहीं है। यदि उस क्वेश्चन का आंसर यदि आप नंबर चाहते हो तो वो गलत वाला तो आपको करना ही नहीं है। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। नेता अपने समुदाय का होता है। क्या होता है नेता? स्वामी, शोषक, प्रतिनिधि, उक्त कोई नहीं। तो नेता क्या होता है अपने समुदाय का? नेता होता है प्रतिनिधि। यानी हम देख लीजिए, विधानसभा में हम अपने लिए विधायक चुनते हैं, तो विधायक हमारा जो है क्या करता है? विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करता है, तो वो हमारे जनता का क्या हो गया? प्रतिनिधि हो गया। तो नेता अपने समुदाय का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। उसके बाद में क्या वो शोषक होता है? क्या शोषक नहीं होता है। यदि आपने शोषक वाला कर दिया तो यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि 0 नंबर वाला तो ये है ही शोषक। यानी वो हमारा नेता जो होता है वो हमारे समुदाय पर शोषण नहीं करता है। स्वामी कह सकते हो, स्वामी कहोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान क्या रखना है? प्रतिनिधि। वो अपने समुदाय का प्रतिनिधि होता है, वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता है, अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, एक अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छे नेता का क्या महत्वपूर्ण कार्य है? सभी कार्य स्वयं करना, अधिकतम धन कमाना, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, अपने पद को यथावत बनाए रखना। तो यहाँ पर एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कोई भी नेता है तो वो क्या करेगा? अच्छी नीतियां बनाएगा, नीति निर्माण करेगा और योजना बनाएगा, योजना बनाने का प्रयास करेगा, फिर योजना के अनुसार कोई भी कार्य करेगा तो योजना के अनुसार कार्य करेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो ऑप्शन है ये सबसे सटीक आंसर है, 3 नंबर मिलेगा यदि आपने ये किया कि कोई भी नेता है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अच्छे से पॉलिसियां तैयार करना, प्लान बनाकर जो है कार्य करना। इसके बाद में सभी कार्य स्वयं करना, तो ये भी आप लिख सकते हो 2 नंबर पर, 2 नंबर मिलेगा यदि ये किया तो। अधिकतम धन कमाना, ये नहीं करना है। अपने पद को यथावत बनाए रखना, यदि पद को भी बनाए रखना है ये भी जरूरी है, उस नेता का महत्वपूर्ण कार्य में आएगा। लेकिन धन कमाना है, यदि ऐसा करेगा तो वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाएगा, तो ऐसा करोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो आपको विशेष रूप से एक ही ऑप्शन ध्यान रखना है कि एक अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? नीति निर्माण और योजनाएं बनाकर कार्य करना या प्रयास करना। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह था, किस गुण के कारण वो देश के नेता बने थे? अंग्रेजी की विरोधी भावना, दृढ़ संकल्प शक्ति, सुंदर व्यक्तित्व, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने हमारे देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के जो 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, इन्हीं 3 आंदोलन जो लोकप्रिय आंदोलन हुए थे, इन्हीं की बदौलत जो है अंग्रेज यहाँ से भाग गए थे। इन्हीं गांधी जी के यही 3 आंदोलन जो है वो फेमस रहे थे और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा और भारत आजाद हुआ। तो यहाँ पर गांधी जी का मेन कौन सा गुण था गांधी जी में? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे उनका जो है दृढ़ संकल्प शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति। यानी कोई भी कार्य करो तो हमारे उस कार्य में क्या होनी चाहिए? दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ होकर हम कार्य करें, हमें संकल्प लेना चाहिए। हमारा टारगेट जो है उस कोई भी हम कार्य करें तो उसको हम पूरा जो है संकल्प लें कि ये कार्य हम इस प्रकार पूरा करेंगे। आपका जो है पूरा उस पर ध्यान रहना चाहिए। तो गांधी जी में भी क्या थी? दृढ़ संकल्प शक्ति थी। वो भारत देश को आजाद कराने के लिए दृढ़ होकर, एकदम दृढ़ होकर कार्य कर रहे थे, दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रहे थे। तो दृढ़ संकल्प शक्ति जो है ये होना जरूरी है। तो यहाँ पर 3 नंबर मिलेगा यदि आप ये करेंगे। इसके अलावा सुंदर व्यक्तित्व, गांधी जी का सुंदर व्यक्तित्व भी था
और अंग्रेजी की विरोधी भावना, गांधी जी अंग्रेजों के भी विरोधी थे, तो अंग्रेजी भाषा जो है वो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे, उसके भी विरोधी थे। और इनमें से कोई नहीं करोगे तो आपको 0 लगेगा। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह क्या था? दृढ़ संकल्प शक्ति। दृढ़ संकल्प शक्ति 3 नंबर मिलेगा इसका। इसके बाद में सुंदर व्यक्तित्व और अंग्रेजी की विरोधी भावना, इसमें से 2 नंबर वाला आपको कौन सा लग रहा है बढ़िया? क्या गांधी जी का सुंदर व्यक्तित्व है वो था क्या? सुंदर व्यक्तित्व, भाई हमें तो गांधी जी का अच्छे नेता बने उसका गुण क्या है? सुंदर व्यक्तित्व भी एक अच्छा गुण है, क्योंकि गांधी जी का जो चरित्र है वो लोगों का पसंद आया। क्योंकि नेता जो बनता है वो किसका बनता है? समुदाय का ही बनता है। भाई किसी व्यक्ति का सुंदर व्यक्तित्व होगा, व्यक्तित्व सुंदर व्यक्तित्व या फिर उनका चरित्र वो अच्छा होगा, उनका व्यक्तित्व जो है शालीनतापूर्ण वो व्यवहार करेंगे, तो सुंदर व्यक्तित्व भी जरूरी है। तो यहाँ पर ये 2 नंबर पर होगा। और अंग्रेजी की विरोधी भावना भी थी, ये 1 नंबर पर। लेकिन मेनली आपको जो इस प्रश्न का आंसर देना है वो है दृढ़ संकल्प शक्ति। दूसरा जो ऑप्शन है ये आपको जो है ज्यादा तरीके से राइट करना है। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे, भाई हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि आपको नेतृत्व करना है, अभी नेतृत्व करो। आप क्लास में हम उनको शुरुआत में ही कहते हैं कि आप मॉनिटर, किसी एक को मॉनिटर बनाते हैं हम, तो यहाँ पर नेतृत्व जरूरी है। तो नेतृत्व के गुणों का हम विकास क्यों करते हैं? हम बालकों को एक अच्छा नेता क्यों बनाना चाहते हैं? तो इसके लिए क्या है, चारों ऑप्शन देखिए। भविष्य में नेता बन सके, फ्यूचर में वो एक अच्छा लीडर बन सके, व्यक्तित्व का विकास कर सके, जनता को मूर्ख बना सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, हम उनके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए ही क्या कर रहे हैं, उनको जो है नेतृत्व के गुणों का उसका विकास कर रहे हैं। तो सबसे राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व का विकास कर सके। जनता को मूर्ख हम नहीं बनाना चाहते हैं, हम बालकों को यह शिक्षा नहीं देते हैं कि आप जनता को मूर्ख बनाओ। ऐसी स्थिति में आपका 0 आएगा। ये 3 नंबर वाला ऑप्शन ये है कि व्यक्तित्व का विकास किया जाए, व्यक्तित्व का विकास हो सके उसमें, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, नेतृत्व के गुणों का विकास जो है हम उसमें करते हैं। इसके बाद में मित्रता की भावना बढ़ा सके, बिल्कुल ये करोगे मित्रता की भावना वाला, तो ये 2 नंबर मिलेगा। यदि आप भविष्य में नेता बन सके ऐसा कुछ कर रहे हैं नेतृत्व गुणों को ले, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो विशेष रूप से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व का विकास कर सके। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है। शिक्षक कोई भी अध्यापन कार्य करवा रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसमें रुचि का क्या महत्व है? रुचि क्या है? बहुत अधिक है। भाई हम जो भी कार्य करते हैं तो हमारे उसमें इंटरेस्ट होता ही है। किसी भी कार्य को हम मन लगा करते हैं तो उसमें हमारा क्या है भाई? रुचि है। तो यहाँ पर रुचि बहुत अधिक है। रुचि क्या है? बहुत अधिक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शिक्षक की रुचि जो है, कोई भी कार्य कर रहे हो आप, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, कोई भी कार्य हो, शिक्षक का ले लिया, यहाँ पर आपका खुद का भी हो सकता है। कोई भी शिक्षार्थी कोई भी कार्य कर रहा है, या फिर किसान अपने जो है खेत में कुछ काम कर रहा है, तो वहां पर भी उसकी रुचि क्या होगी? रुचि बहुत ही ज्यादा महत्व होगी, रुचि महत्वपूर्ण होगी, रुचि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बहुत अधिक होगा ये। इसके बाद में कम पर आएंगे तो 2, और कम से भी बहुत कम, तो 1, कुछ नहीं कहोगे तो 0, कुछ नहीं कहोगे तो 0 नंबर मिलेगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या होगा? सबसे राइट आंसर होगा। बहुत अधिक जो है रुचि अध्यापन कार्य में महत्वपूर्ण होती है। एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु जरूरी है। कोई भी शिक्षक है वो अच्छी शिक्षा दे रहा है, अच्छी सफल शिक्षण करवा रहा है, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? उस विषय पर पकड़ होना जरूरी है। धन दौलत, अच्छी वेशभूषा, उक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे जरूरी क्या है? उस विषय पर पकड़ होनी चाहिए। यदि कोई भी शिक्षक है, अब उस विषय पर उसकी पकड़ ही नहीं है, उस विषय के बारे में वो कुछ जानता ही नहीं है, तो वो उसके बारे में क्या बताएगा? वो फिर सफल शिक्षण नहीं करवा पाएगा। उसको उस विषय की जानकारी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पढ़ाना बेकार है। तो यहाँ पर सबसे राइट आंसर क्या होगा? उसके उस विषय पर पकड़ होनी चाहिए, विषय पर पकड़ होनी चाहिए। ये यहाँ पर 3 नंबर का होगा, यानी 3 नंबर मिलेंगे यदि आपने ये किया, विषय पर पकड़। उसके बाद में धन दौलत और अच्छी वेशभूषा। अब आप ये मत सोचना कि धन दौलत होगी तो हमारे पास अच्छी वेशभूषा आ जाएगी, लेकिन धन दौलत को यहाँ पर आपको 1 नंबर पर रखना है। 1 नंबर मिलेगा यदि धन दौलत आपने किया तो। अच्छी वेशभूषा का आपको क्या मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा, यानी अच्छी वेशभूषा, टीचर की वेशभूषा जो है वो अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेगा। और उक्त कोई नहीं, यहाँ पर 0 नंबर मिलेगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं ना, ये 3, 2, 1 ये नंबर है ना, ये क्या है? नंबर है। आप ऐसे मत रखना ये कर्म है कि 1 नंबर पर ये रखना है, 2 नंबर पर ये ऐसा नहीं रखना। देखो मैंने 0 भी लिखा है, तो 0 नंबर आप किस, ये नंबर है सारे। यदि आप
विषय पर पकड़ वाला ऑप्शन चुनेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। अच्छी वेशभूषा चुनेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। धन दौलत ऑप्शन यदि आपने वो गोला काला किया दूसरा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और चौथा ऑप्शन यदि गोला किया आपने तो वहां पर आपको 0 नंबर मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट है। सबसे ज्यादा सटीक कौन सा है? विषय पर पकड़। अगला प्रश्न देखिए, छात्र के व्यवसायिक चयन पर उसके माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। छात्र कौन सा व्यवसाय करेगा? जैसे हम शिक्षक बन रहे हैं तो हमारे यहाँ पर शिक्षक हम बन रहे हैं तो हमारे यहाँ पर माता पिता के व्यवसाय का, माता पिता का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज में उनके पद का, उनके व्यवहार का, उनकी आदतों का, उनकी शिक्षा का। तो सबसे पहले माता पिता की शिक्षा का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। किसी के माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे हैं, किसी के कम पढ़े लिखे हैं, तो वहां पर शिक्षा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे राइट आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा? उनकी शिक्षा का हमारे ऊपर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ने वाला है। इसके बाद में उनकी आदतों का, उनके व्यवहार का, समाज में उनके पद का। देखिए पद का भी प्रभाव पड़ता है। शिक्षक किस पद पर है, किस पद पर है शिक्षक, इसका भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। इसको हम रखेंगे 0 पर। देखो हालांकि इसमें गलत कुछ है ही नहीं, लेकिन हमें कर्म से रखना है तो 0 नंबर पर हम उसी को रखेंगे, पद को। यहाँ पर शिक्षक जो पिता है, माता पिता है, उनके व्यवहार का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हमारे माता पिता जो है किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं वो यहाँ पर थोड़ा जो है ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो व्यवहार किस प्रकार कर रहे हैं, उसी व्यवहार के अनुसार जो है हम कार्य करेंगे। यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके माता पिता जो है किसान है तो वो किसान पद पर होंगे, तो किसान का वो पद वो इतना जो है महत्वपूर्ण नहीं होगा कि वो बच्चा भी जो है किसान बनेगा, ऐसा नहीं होगा। वो आईएएस की भी तैयारी कर सकता है तो वो आगे जाकर आईएएस बनेगा। तो यहाँ पर पद का इतना वैल्यू कहाँ रहेगा? पद तो वो माता पिता का पद तो वो है, गृहिणी का है या फिर किसान का है, तो फिर वो पद इतना मायने नहीं रखता। उनके व्यवहार का प्रभाव जरूर पड़ेगा, फिर उनकी आदतों का भी प्रभाव पड़ेगा। तो आदतें रखेंगे हम 1 नंबर पर, व्यवहार रखेंगे 2 नंबर पर, आदतें रखेंगे 1 नंबर पर। और सबसे सटीक जो आंसर है वो उनकी शिक्षा है। शिक्षा जो है माता पिता की शिक्षा का प्रभाव जो है छात्र के व्यवसायिक चयन पर, हम कौन सा व्यवसाय करेंगे, यदि हमें व्यवसाय का चयन करना है तो उसके लिए उनकी शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। शिक्षा हमारे लिए, हम यदि यहाँ पर व्यवसाय का चयन, किसी के, मान लीजिए मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, किसी के माता पिता क्या है? किसान है पिता, तो उस बालक पर सबसे वो व्यवसाय चयन करेगा तो वो कौन सा करेगा? वो शिक्षा, सबसे पहले तो जरूरी शिक्षा होगी। शिक्षा को तो आपको ध्यान रखना ही है कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी। उसके बाद में व्यवहार, आदत और उनके पद का। तो फिर हम क्या सोचेंगे आगे कि पिता ये काम कर रहे हैं तो उनका जो हमारा व्यवहार जो होगा वो बदलेगा कि हम जो है क्या करेंगे, ये कार्य नहीं करेंगे। पिता हमें जो है इतनी मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या करना है, कुछ अच्छा ही जो है व्यवसाय, इतना अच्छा व्यवसाय चुनना है कि हम जो है क्या कर सकें, पिता की जो पूरा जो काम है, पिता जो इतना काम नहीं करें, उनको आराम दे सकें, ऐसा कुछ जो है हम कार्य करें। ऐसी जो है हमारी व्यवसाय जो है, हम ऐसा व्यवसाय चुने। यानी हम अभी हम शिक्षक का चुन रहे हैं तो ये बिल्कुल जो है हमारे माता पिता को जो है जरूर संतोष प्रदान करेगा। और वो भी जो है यही आशा कर रहे हैं कि माता पिता यही आशा कर रहे हैं हमसे कि हम जो है अच्छे से प्रगति करें, अच्छी पोस्ट पर जाएं, अच्छे से जो है हम अपना जीवन बिताएं, यही वो चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस आंसर का जो सबसे सटीक आंसर है वो कौन सा ध्यान रखना है, उनकी शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शिक्षा, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना पसंद करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए। हम सिर्फ शिक्षण कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा हम और कार्य भी कर सकते हैं। ये हमारी पसंद के ऊपर डिपेंड करेगा, हम पसंद करेंगे, ये हम रखेंगे 1 नंबर पर। यानी यहाँ पर हमें 3 नंबर मिलेगा, 1 नंबर पर रखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर मिलेगा कितना नंबर? पसंद करेंगे में 3 नंबर मिलेगा कि हम जो है अन्य कार्य भी करेंगे। तो हम यहाँ पर पसंद करेंगे 3 नंबर पर, फिर करेंगे पसंद नहीं करेंगे तो 2 नंबर पर। अपमान समझेंगे, देखो अपमान हम नहीं समझेंगे, कोई भी दूसरा कार्य है तो हम उस अपमान क्यों समझेंगे? यदि हम किसान हैं, यदि हम टीचर हैं तो हम जो है खेत पर काम करेंगे तो हम यहाँ पर अपमान क्यों समझेंगे? क्योंकि हम बचपन से ये कार्य करते आए हैं कि ये किसान वाला काम हम करते आए हैं, तो यहाँ पर हम अपमान नहीं समझेंगे, ये कार्य हम छुट्टियों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर अपमान समझे। उक्त में से कोई नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको 0 नंबर मिलेगा। छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? तो विशाल क्रीड़ा स्थल की, अच्छी पुस्तकों की, समर्पित शिक्षकों की, इनमें से कोई नहीं। भाई छात्रों का विकास करना है तो यहाँ पर शिक्षक कैसे होने चाहिए? समर्पित होने चाहिए। शिक्षकों में एक ऐसी ललक होनी चाहिए कि वो विद्यार्थियों को सब कुछ सिखाएं। शिक्षक ने जो कुछ सीखा है वो विद्यार्थियों को सिखाए।
एक समर्पित शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक जो है छात्रों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। हाँ, शिक्षक यही चाहता है कि मेरा विद्यार्थी जो है वो 100 में से 100 नंबर लेके आए, समाज में जो है अच्छा अपना विकास कर सके, समाज में अच्छे पद पर वो आए, है ना, ताकि ये शिक्षक जो है वो यही चाहता है। तो यहाँ पर शिक्षक समर्पित होना चाहिए, तभी छात्रों का विकास होगा। छात्रों के विकास में सबसे ज्यादा भूमिका होती है समर्पित शिक्षकों की। उसके बाद में अच्छी पुस्तकों की भी होती है। तो यहाँ पर सबसे राइट आंसर तो यही होगा, 3 नंबर मिलेगा। ये आपने तीसरा चुन लिया। तो पुस्तकों की होती है, यदि अच्छी पुस्तकें हैं जो हमें नैतिक शिक्षा दे रही है, या फिर हम जिस किसी पद की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर अच्छी पुस्तकें होना भी जरूरी है, जिसको पढ़कर हम जो है एक अच्छे पद पर पहुंच पाए। और इसके बाद में विशाल क्रीड़ा स्थल की भी आवश्यकता होती है, और इनमें से कोई नहीं करोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। विशाल क्रीड़ा स्थल किया तो 1 नंबर मिलेगा, अच्छी पुस्तकों का किया तो 2 नंबर मिलेगा, और समर्पित शिक्षकों का जो ऑप्शन है ये आपको करना है कि शिक्षक कैसे होने चाहिए, छात्रों के प्रति समर्पित होने चाहिए, तभी छात्रों का विकास जो है वो अच्छा होगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका क्या विचार है। भाई कोई भी टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन दे रहा है, घर पर जो है विद्यार्थियों को ट्यूशन दे रहा है, तो इसके संबंध में आपका क्या विचार है। क्या प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, या फिर प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, या फिर इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, या इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्राइवेट ट्यूशन जो है केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, सबसे ज्यादा सटीक है, इसका आपको 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आप क्या कर सकते हो कि इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। भाई हम ये कह रहे हैं कि इस पर विशेष परिस्थितियों में जो है केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, इसके मतलब हम सहमत तो है ना कि प्राइवेट ट्यूशन होना चाहिए। प्राइवेट ट्यूशन में क्या है, बुराई क्या है, तो इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, ये हम रखेंगे 2 नंबर पर। यदि आपको 2 नंबर चाहिए तो ये कर लेना कि इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। देखो सबसे ज्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है वो दूसरा ही है कि प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। इसके बाद में यदि आपने ये कर दिया कि प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, तो यहां पर आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आपने चौथा ऑप्शन चुन लिया कि इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए, यानी कोई भी जो है आपके प्राइवेट ट्यूशन चला रहा है तो कानून के तहत उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, तो ये चौथा ऑप्शन चुन लिया तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो ये चौथा तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जो ट्यूशन है वो अच्छा है इससे क्या होता है, सॉरी, शिक्षकों का जो छात्र हैं उनका क्या होता है, विकास ही होता है। छात्रों को जो है यदि प्राइवेट कोई सरकारी स्कूल या कोई भी जहां पर हम औपचारिक शिक्षा लेने जा रहे हैं वो यदि कहीं दूर है कोई विद्यालय, तो यहाँ पर ट्यूशन जो है आपके प्राइवेट ट्यूशन वो नजदीक है, तो यहाँ पर बालक यदि जाने की स्थिति में नहीं है तो वो पास में जाकर प्राइवेट ट्यूशन ले सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन जो है वो सबसे राइट आंसर है। इसके बाद में बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देने का आपका उद्देश्य क्या है। आप बीएसटीसी की परीक्षा दे रहे हो, आपका क्या उद्देश्य है, क्या आप समय पास कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हो, या प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास कर रहे हो, या अध्यापन कार्य के प्रति रुचि। तो यहाँ पर हमारा सबसे राइट आंसर क्या होगा कि हमारा अध्यापन कार्य के प्रति रुचि है। सबसे राइट आंसर क्या होगा, अध्यापन कार्य के प्रति रुचि। तो चौथा ऑप्शन चुनना है आपको। यदि आप बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका अध्यापन कार्य के प्रति रुचि है। दूसरा ऑप्शन आप चुनेंगे नौकरी पाने का प्रयास, आप क्या कर रहे हो, नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हो, दूसरा ऑप्शन ये चुनेंगे आप। इसके बाद में प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास करना, बिल्कुल आप अभ्यास भी कर रहे हो, तो यहाँ पर एक समय पास, टाइम पास आप नहीं कर रहे हो, तो यानी यहाँ पर आपको 0 नंबर मिलेगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कोई भी हम पढ़ रहे हैं किसी भी, देखो यहाँ पर बीएसटीसी लिखा है तो आप सीधा सोच सकते हो कि हाँ इसमें हम नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कोई भी अन्य का पूछ लेता, आपको 12वीं का पूछ लेता कि 12वीं परीक्षा आप दे रहे हो तो इसका आपको मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अध्यापन कार्य के प्रति जो रुचि है वो सबसे सटीक आंसर है। चौथा ऑप्शन सबसे ज्यादा राइट है। शिक्षक प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य क्या है। भाई हम शिक्षक जो है यहाँ पर प्रशिक्षण होने का मूलभूत उद्देश्य क्या है, छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, यानी इसका क्वेश्चन आप समझ गए ना कि शिक्षक को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, यानी शिक्षक को भी हम पहले क्या करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। शिक्षक प्रशिक्षित होगा तो वो क्या करेगा, बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा देगा। तो यहाँ पर शिक्षक को हम शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षक को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है, छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, ताकि भाई छात्र जो है वो छात्रों को हम पहचान सकें, शिक्षक जो है छात्रों को अच्छे से पहचान सकें, ये योग्यता शिक्षक में आ जाए। या फिर शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना, शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, या इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना, शिक्षक में उन कौशलों का विकास करना जिन कौशलों की मदद से जो है शिक्षक उन विद्यार्थियों में, उन बालकों में जो है क्या कर सके, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके वगैरह सब कुछ जो है सारा कुछ कर सके। तो यहाँ पर आवश्यक कौशल विकसित होना जरूरी है। कौशल विकसित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, शिक्षकों को जो है प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आप चुनेंगे कि छात्रों को पहचानने की योग्यता भी विकसित कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये ऑप्शन चुनेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ये ऑप्शन करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। और शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, देखो ये करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और ये तो आप करोगे ही नहीं क्योंकि इसमें 0 नंबर मिलेगा। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। यदि छात्र जो है क्या है, छात्र यहाँ पर आपके क्या है, अनुशासनहीन है। छात्र क्या है, अनुशासनहीनता के, यदि छात्र अनुशासनहीन है यानी छात्रों में क्या है, अनुशासन नहीं है। छात्र जो है उद्दंड क्यों हो रहे हैं, छात्र अनुशासनहीन है, अनुशासन में नहीं रह रहे हैं, शरारती हो रहे हैं, उसका करना है निराकरण। उसका क्या करना है, निराकरण करना है। यानी छात्रों को अनुशासनहीन से अनुशासन बनाने के लिए, अनुशासित बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ उपाय हमें क्या लगता है, क्या छात्रों में भय मुक्त वातावरण बनाना, या फिर छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, या छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। बिल्कुल यही सबसे पहले करना है, हमें छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित करना है, छात्रों के पास जाना है, उनसे बातचीत करनी है और उनकी अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना है। भाई आप जो है क्लास में अव्यवस्था क्यों कर रहे हो, आपके अनुशासनहीन होने का क्या कारण है, उन कारणों को हमें पता लगाना है। तो सबसे सटीक आंसर यही है, 3 नंबर मिलेगा यदि आपने ये बड़ा वाला ऑप्शन चुन लिया तो। इसके बाद में छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, ये भी ठीक है कि आप छात्रों की समस्याओं को जान रहे हैं, यानी छात्र अनुशासन क्यों कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानो, भाई आपकी क्या समस्या है। इसके बाद में है छात्रों में भय मुक्त वातावरण बनाना, या फिर छात्रों को कठोरता से दंडित करना। देखो दंडित करना ये भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये ज्यादा नहीं होगा ठीक, ये 0 नंबर पर आएगा। और छात्रों में भय मुक्त वातावरण बनाना, यानी शासन, जो बच्चे हैं यानी जो छात्र हैं वो अच्छे से रहे, उनमें कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा, ऐसा हम माहौल बना दे, ऐसा हम वातावरण बना दे तो छात्र क्या रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, उनमें अनुशासनहीनता नहीं आएगी। ये करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष रूप से वही ऑप्शन करना है, कौन सा, तीसरा वाला, कि छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित करेंगे सीधा, और पता लगाएंगे कि छात्र अनुशासनहीनता क्यों दिखा रहे हैं, छात्र जो है यहाँ पर उद्दंडता क्यों कर रहे हैं, छात्र जो है यहाँ पर क्लास में अव्यवस्था क्यों कर रहे हैं, उन कारणों को पता लगाएंगे हम। यही जो है अनुशासनहीनता के निराकरण का एक अच्छा उपाय है, श्रेष्ठ उपाय है। इसके बाद में अगला देखिए, आपकी कक्षा में कुछ उद्दंड बालक है, आपकी कक्षा में कुछ उद्दंड छात्र है, आप उनके साथ किस प्रकार से संबंध रखना चाहोगे। कोई उद्दंड यानी शरारती बच्चे हैं तो उनके साथ आप एक टीचर हैं तो आपका क्या, किस प्रकार का आप संबंध रखना चाहोगे उसके प्रति, अनजान, निष्पक्ष, तटस्थ, उक्त कोई नहीं। तो देखो छात्र चाहे उद्दंड हो, चाहे सामान्य छात्र हो, चाहे होशियार छात्र हो, हमें जो है पक्षपात नहीं करना है, हमें सभी के साथ क्या रहना है, एकदम समानतापूर्ण व्यवहार करना है। तो यहाँ पर हमें निष्पक्ष रहना है, यानी किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करना है। छात्र चाहे शरारती हो, छात्र चाहे उद्दंड हो, छात्र चाहे सामान्य हो, छात्र चाहे एवरेज हो, छात्र चाहे होशियार हो, प्रतिभाशाली हो, सृजनशील हो, छात्र चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे अचेतन हो, चाहे समस्यात्मक हो, चाहे कैसा भी बालक हो, हमें छात्र सभी के प्रति कैसा रहना है, निष्पक्ष रहना है। सॉरी। तो यहाँ पर सबसे 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है, 3 नंबर जिस हमें चाहिए, तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन करना है, निष्पक्ष यहाँ पर सबसे राइट आंसर होगा। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन, यदि 2 नंबर चाहिए तो कौन सा करना है, अनजान तो बनना ही नहीं है, अनजान करोगे तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा, क्योंकि 0 वाला ऑप्शन क्या है, उक्त में से कोई नहीं। तटस्थ रहोगे यानी एकदम उनसे अलग हो जाओगे तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेगा, अनजान नहीं रहना है ना। तो सबसे सटीक आंसर क्या है, निष्पक्ष। इसके बाद में अगला देखिए, या फिर इतना ही करते हैं क्योंकि अब ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, 2 घंटे की हो जाएगी। चलिए यहीं क्लास को एंड करते हैं, बाकी प्रश्नों को हम अगली क्लास में ले लेंगे, ये विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है, अगली क्लास में लेके आऊँ 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक, टोटल 50 प्रश्न हैं। टोटल कितने हैं, 50 प्रश्न। यहाँ पर क्या है, थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो अगली मैं क्लास लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वो घंटे वाला बटन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।